नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आतंकी साजिश। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और यूपी पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन अलकायदा के 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये सभी अलकायदा प्रेरित मॉड्यूल के सदस्य हैं। इस मॉड्यूल का नेतृत्व रांची के डॉक्टर इश्तियाक द्वारा किया जा रहा था। वो खिलाफत की घोषणा कर देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए संगठन खड़ा करना चाह रहा था। इस मॉड्यूल के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर हथियारों के प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक सेल ने राजस्थान पुलिस के सहयोग से भिवाड़ी से हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वहीं झारखंड और यूपी पुलिस के साथ मिलकर उक्त दोनों जगहों से 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस ने आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जिस मॉड्यूल का खुलासा किया है, उसने दिल्ली सहित देश के कई शहरों में आतंकी हमले का प्लान बना रखा था। एटीएस ने एनआईए के साथ मिलकर रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में की गई छापेमारी में कम से कम 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मॉड्यूल का संचालन रांची निवासी डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था और उसने इस मॉड्यूल का विस्तार राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक कर लिया था। डॉक्टर इश्तियाक रांची के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवा दे रहा था। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी इस मॉड्यूल के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के पास से AK-47 सहित कई हथियारों की बरामदगी भी की गई है। झारखंड के आईजी ऑपरेशन अमोल अहोमकर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 8 लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चुनाव से पहले आतंकी हमलों का खतरा बढ़ने की चेतावनी दी है। इस खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना जम्मू में अपनी तैनाती बढ़ा चुकी है। 3 दिन पहले ही असम राइफल्स की भी 2 यूनिट जम्मू कश्मीर भेजी गई थी। अब एक सेक्टर हेडक्वार्टर भी वहां भेजा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 3-4 दिनों के भीतर ही यह जम्मू कश्मीर भेजा जा सकता है। इससे पहले असम राइफल्स की 2 बटालियन भी पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर भेजी गई। 2 बटालियन पहले से ही जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। इस तरह इस वक्त जम्मू कश्मीर में असम राइफल्स की कुल 4 बटालियन हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि आतंकी वारदात का खतरा बढ़ सकता है। और कश्मीर में जुड़े आतंकवाद की घटनाओं में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद से यह उम्मीद जताई जा रही थी कि काफी हद तक हम इस पर कंट्रोल पा सकेंगे। लेकिन पिछले 3 साल से जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं और हमारे सैनिकों की शहादत हो रही है, वह चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं और वेद भूषण साहब, पूर्व ACP दिल्ली पुलिस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का हमारे शो में स्वागत है। सर, सबसे पहले विनोद दत्ता साहब आप ही के पास आएंगे, क्योंकि कश्मीर में अब चुनाव भी होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है। सर, एक लेमैन की तरह से वो यह जानना चाहता है कि आखिर कश्मीर आतंकियों का हॉटबेड क्यों है। यदि हमारे दर्शकों को सिंप्लीफाई करके यह समझना हो कि वाई ओनली कश्मीर में इतना ज्यादा आतंकियों का फोकस रहता है। सर, देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें, जब भारत तकसीम हुआ, जब इसके 2 टुकड़े हुए, तो जब मुस्लिम लीग 1906 में जो बनी, वहां मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके जो समर्थक थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि साहब कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और बंगाल का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए। तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह कहा था कि साहब एक देश में एक ही विधान, एक ही संविधान और एक ही निशान हो सकता है, और इस बात को नकारा गया। और फिर जो ईस्ट बंगाल, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, उसको पाकिस्तान को दिया गया और पाकिस्तान को 2 ब्लॉक्स में ये बंटवारा मिला।
कश्मीर को भी आधा बांटा गया, क्योंकि जब ये विभाजन हो रहा था तो सिरिल रेडक्लिफ, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में ये बाउंड्री है, उनको बुलाया गया इंग्लैंड से, और उन्हें कोई इल्म नहीं था, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि साहब क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, क्या लोगों का कल्चर है, क्या लोगों की कनेक्टिविटी है। तो उन्होंने बिल्कुल ज्योग्राफिकली तरीके से एडवोकेट थे वो, और उन्होंने भारत का हिस्सा कर दिया। तो उसमें से करीब 40% के हिसाब से हिस्सा पाकिस्तान को गया, और बाकी हिस्सा हमें हासिल हुआ। लेकिन भारत का ये मानना है कि वो जो मकबूजा कश्मीर है, जिसमें उन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से उसको अख्तियार कर रखा है। ऐसे ही आप देखो जो चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी करीब 25% उसके पास है, चीन के पास। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो ये चाहता है कि किसी भी कीमत से कश्मीर को बिल्कुल अलग किया जाए। सन 48 में उसने ये कोशिश की, सन 65 में जो अखनूर डैगर है वहां से उसने एक दोबारा मुहिम छेड़ी जो 65 वॉर में तब्दील हुई। 71 में हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान वॉज कट टू साइज, और वो जो दंश है वो आज तक वो भूल नहीं पाया है। तो उसने फिर एक कारगिल में मिस एडवेंचर ट्राई किया कि साहब मैं लद्दाख को अलग कर देता हूं। तो ये जो उसकी जो हसरत है कि साहब कश्मीर उसे मिलना चाहिए, वहां जो अलगाववाद उसने फैलाने की कोशिश की है, आतंकवाद वहां किया है, लोगों को गुमराह किया है। और लोग जो खासकर सेपरेटिस्ट लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से पैसा उनको दिया गया, जिस तरह से उनके दिमाग में ये चीज रखी गई, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि साहब पाकिस्तान में जो मुस्लिम वहां रह रहे हैं उनका क्या हाल है। लेकिन क्योंकि उनके अपने जो मंसूबे हैं, अपना एजेंडा है, तो वो पैसे के लालच में वो पूरे कश्मीर को एक ऐसे अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं जिसका कोई मतलब उपाय नहीं है। आपने देखा होगा गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारत में आना चाहते हैं, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, सिंध अलग होना चाहता है। तो पाकिस्तान ये कुछ दिनों की बात है, जिस तरह से बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान होगा तो आप देखिए पाकिस्तान के बिल्कुल कई टुकड़े होंगे और पाकिस्तान इसको रोक नहीं पाएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने हमारे दर्शकों को सिंप्लीफाई करके ये बेसिक प्रीमाइस तो समझा दिया कि आखिर कश्मीर आतंकियों का अब हॉटबेड इतना है तो क्यों है। अब हमारे साथ वेद भूषण साहब भी जुड़े हैं। सर, आप पूर्व एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में, पुलिस की फंक्शनिंग को आप बखूबी समझते हैं। ऐसे में जितनी भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट होती है और पुलिस और आर्मी के बीच जो कोऑर्डिनेशन होती है, खासकर यदि हम कश्मीर के पर्सपेक्टिव में देखें, उसमें पुलिसिंग की क्या अहमियत है, उसकी रोल की क्या अहमियत है, और लोकल इनपुट्स जो आपको मिलते हैं उसकी क्या अहमियत है। सर, हाउ डज पुलिस फंक्शन अलॉन्ग विथ द आर्मी इन कश्मीर? देखिए, इस जो हालात कश्मीर में बने हुए हैं, बांग्लादेश के जो हालात हैं, हमारे प्रधानमंत्री पहले रशिया की यात्रा पर थे, अब यूक्रेन की यात्रा पर गए हुए। तमाम जो शांति के प्रयास है, हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अमन शांति बनी रहे। इसके दिशा में जो हिंदुस्तान के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। अभी जो एक बहुत बड़ा एक गिरोह पकड़ा गया है, एक अलकायदा के टेररिस्ट जो पकड़े गए हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि जो स्लीपर सेल्स थे वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। J&K में जिस तरह से इलेक्शन है, बांग्लादेश में जिस तरह से स्थिरता है, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इंडिया ने शरण दे रखी है। तो बहुत सारे लोगों को मिडिल ईस्ट में जो सीरिया है, जहां से अलकायदा की शुरुआत हुई थी, उन तमाम की कोशिश है कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं की जाए कि पूरी दुनिया का एक ध्यान इधर जाए। इसी क्रम में जो दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें 14 जो टेररिस्ट हैं जो संलिप्त थे इन तमाम एक्टिविटीज के अंदर, उनको डिटेन किया गया, उनको अरेस्ट किया गया है। उसके अंदर जो तमाम उनसे रिकवरी हुई बड़ी चौंकाने वाली है। जिस तरह के वेपन्स उनसे मिले हैं, AK-47 मिल रही है, 30 कार्ट्रिज मिले हैं, हैंड ग्रेनेड मिले हैं, रिवॉल्वर मिले हैं, इंसास राइफल मिली है, कार्ट्रिजेज मिले हैं, कंट्री मेड कार्बाइन मिली है। उसके अलावा जो तमाम लिटरेचर उनके पास से मिले हैं, अभी चूंकि बहुत ही शुरुआती स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। मे बी के और बहुत सारे उनके जो आउटफिट से जुड़े हुए लोग हैं डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस ने जो रेड्स की है वो रांची में जो डॉक्टर इश्तिहाक पकड़े गए हैं, क्योंकि जो संगठन है, इनकी जो शुरुआत होती है कि पढ़े लिखे लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए, उनका माइंड
ब्रेन ब्लास्ट किया जाए और देश के खिलाफ उनको किस तरह से एक साजिश की जाए, देश का इस्लामीकरण किया जाए, तो वो इस दिशा की तरफ एक इशारा करता है। जिस तरह इनका जो इसका नाम ही इसका इन्होंने खिलाफत के नाम से इन्होंने ये संगठन करा था कि हम खिलाफत करना चाहते हैं, भारत सरकार के देश को स्थिर करना चाहते हैं। इस दिशा में इन्होंने तमाम ट्रेनिंग के अपने कैंप्स खोल दिए, उनमें हैंडलिंग सिखाई जा रही थी कि वेपन्स को कैसे आपको हैंडल करना है, और तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं। भिवाड़ी में एक बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस पर उन्होंने लोगों की ट्रेनिंग की शुरुआत की, और पाकिस्तान का भी चूंकि इसमें लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हिंदुस्तान में अस्थिरता बनी रहे और जो हालात हैं उनको किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, जिससे दुनिया के अंदर एक मैसेज दिया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज है, मुस्लिम यहाँ सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, और बहुत तरह के सवाल इस तमाम चीजों पर पैदा होते रहे हैं। परंतु ये तमाम चीजें समग्र रूप से देखी जाएं तो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि बहुत बड़ा एक कोशिश करने की जा रही थी हिंदुस्तान को बॉम्ब से सीरियो ब्लास्ट करने की तरफ, या किसी वीवीआईपी को टारगेट करने की तरफ, या और जो तमाम जो लिंक्स जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जेएंडके के अंदर इलेक्शन है, हिंदुस्तान बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज ये इस तरह के आउटपुट देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो पिक्चर है उसको हम बदल देंगे, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात, बांग्लादेश के अंदर हालात बने हुए हैं, बद से बदतर हालात हैं, उस स्थिति में हम हिंदुस्तान को पहुंचा देंगे। परंतु उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारी जो स्टेट पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, झारखंड की पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, उन सब ने मिलकर इनके मंसूबों को धराशायी कर दिया। और ये पहला मौका नहीं है जब ये अलकायदा के टेररिस्ट पकड़े गए हैं। कई सालों से ये तमाम प्रक्रिया चल रही है, और गाये बगाए उनके तमाम जो इस तरह के स्लीपर सेल्स हैं एक्टिव होते हैं, उनको पुलिस अपने इंटेलिजेंस के आधार पर उनको अरेस्ट करती है, तमाम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन किया है जिनमें उनके ट्रायल होते हैं, तमाम चीजें सोशल मीडिया में शेयर की जाती हैं। तो ये अभी थोड़ा और इंतजार करना है, क्योंकि अभी इनकी इंट्रोगेशन होनी है, तमाम इनके कॉल डिटेल्स खंगाले जाने हैं कि ये इन लोगों को कौन, लोकल लिंक्स इनके अलावा कौन थे, कौन इनको शरण देता था, कहाँ से इनकी फंडिंग होती थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया के अंदर आते हैं, और इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। ये बड़ी एक सघन प्रक्रिया है जिसमें पुलिस अपने तमाम एंगल्स को जांचती है, उनके बैंक्स का डालती है, उनके तमाम जो लिंक्स हैं, चाहे वो लोकल लिंक्स हैं या उनके इंटरनेशनल दूसरे देशों से लिंक है, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, सीरिया या किसी भी कंट्री से उनके रिलेशन है, तो तमाम इन्वेस्टिगेशन का एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया जाता है। और ये तमाम चीजें जब ट्रायल होता है, चार्जशीट फाइल होती है, तब और चीजें खुलकर निकल कर आती हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, किस तरह से ये तमाम चीजें ऑर्गेनाइज की जा रही थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, जैसा इलेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग इनको शेल्टर देने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी है जो इनको बिल्कुल बेचारा और मासूम बता के निकलना चाहते हैं, और उनके बारे में कुछ भी उनके खिलाफ बोलने के लिए राजी नहीं है। तो दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों के बारे में भी लोग सिंपैथी रखते हैं, उनके साथ में उनको फंडिंग करने के लिए तैयार होते हैं। बड़े एडवोकेट्स की एक बहुत बड़ी बैटरी ऑफ एडवोकेट्स है हिंदुस्तान के अंदर, वो छोटे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी पैरवी करते हैं। तो तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि देश को बांटने की तरफ बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, हमारी सरकार तो वो तो अब इंट्रोगेशन का विषय है, और धीरे धीरे जैसे जैसे कड़ियां खुलेगी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो आपने जिस ओर आज इशारा किया, एनआईए का जो बड़ा एक्शन था, आपने उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से रांची में एक बड़ा स्लीपर सेल आज, और जो मॉड्यूल काम कर रहा था उसे लोकेट किया गया, और कुछ उनके लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, बेसिक्स हमने समझ लिया है, और अब हम विनोद दत्ता साहब, एक बेहद अहम अब कड़ी पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में अब स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं। और सर, ये हमेशा से देखा गया है कि जो आतंकी होते हैं वो चुनाव को हर संभव तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में असम राइफल्स की टुकड़ियां वहां पर मूव कर रही हैं, 4 बटालियन पहले से एग्जिस्टेंट हैं, एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जा रही है, सेना ने भी काफी जवानों को वहां पर ज्यादा लगाया है। सर, इस पूरे चुनाव को और ये जो टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जा रही है लगातार, 3 साल में 50 से ऊपर हमारे जवान शहीद हो गए हैं। सर, इसका वे आउट क्या है?
हाउ शुड इंडिया टैकल विद दिस सिचुएशन? क्या डिप्लोमेसी एक तरीका है या फिर हम इस चीज को कैसे हैंडल करें? ये सर बहुत अहम सवाल है। देखिए, भारत ने अगर आप इंसर्जेंसी देखें तो करीब खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भी मैं रहा हूँ और कश्मीर में मैंने 3 टेन्योर किए हैं जी। तो और कश्मीर में मेरी बुनियादी तालीम और मेरी पढ़ाई भी हुई है क्योंकि मेरे वालिद साथ वो फौज में थे, जनरल साहब थे वो जी सर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कश्मीर को काफी नजदीक से देखा है और मैं समझता हूँ कश्मीर की जो इंसर्जेंसी है अगर आप देखें तो उसका जो बेसिक है वो जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के जो हैं जो आतंकवादी वो मर्सनरीज है, वो पैसा लेके काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में लोगों का बिल्कुल उनका नजरिया अलग है। भारत ने काफी कोशिश की, 90 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन भारत ने कई बार डोजियर सबमिट किए, ये किया कई फोरम्स में। कल भी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए निशाना साधा। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। जब तक आप देखिए, हम तारीख से कुछ नहीं सीखते। आप देखिए हमास ने अटैक किया इजराइल पे, इजराइल ने उसे मिट्टी में मिला दिया। तो जब तक आप योगी आदित्यनाथ वाला जो स्टेटमेंट है कि मिट्टी में मिला देंगे, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जमाना चला गया कि आप यूनाइटेड नेशंस में इस मुद्दे को ले रहे हैं, इसको बाकी जो आपके फोरम्स है उनमें ले रहे हैं, जब तक आप इसकी जड़ को नहीं पकड़ेंगे। और आपने देखा पुलवामा में हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया या उड़ी का जो सर्जिकल स्ट्राइक था, उसके बाद पाकिस्तान का जो टोन और टेनर है वो दोनों ढीले पड़ गए। तो जब तक आप उसे उसी करेंसी में जवाब नहीं देंगे जो वो समझता है, तब तक पाकिस्तान इसी तरह के मिसएडवेंचर करता रहेगा। और क्योंकि भारत के पास वो काबिलियत है, वो कुव्वत है, एक पॉलिटिकल विल, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की जरूरत है। क्योंकि ये सारी समस्या है, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। करीब 5 लाख ट्रुप्स वहां डिप्लॉयड हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी मिला के। तो आप ये देखिए कि जब आप इनके टेररिस्ट कैंप्स, इनके लॉन्च पैड्स, इनके जो और बाकी मरकज हैं, जब तक आप उनको अटैक नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी सूरत में आप इंसर्जेंसी को खत्म नहीं कर सकते और भारत में इसी तरह लोग शहीद होते रहेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको भारत को एकदम वी हैव टू स्ट्राइक एंड वी हैव टू रियली स्ट्राइक हार्ड। ओके, सो वी हैव टू स्ट्राइक हार्ड। लेकिन सर एक और एलिमेंट भी इसमें जुड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान को पर्दे के पीछे से चीन सपोर्ट कर रहा है जी। तो क्या वो पर्दे के ऊपर भी आएगा इफ वी स्ट्राइक एंड हिट पाकिस्तान, मतलब इन द फैशन दे आर डूइंग इट लाइक टिट फॉर टैट? क्या फिर चीन एक्टिवेट होगा या फिर वो पर्दे के पीछे से ही खेल खेलेगा? देखिए, चीन का जो मंसूबा है वो 2050 तक एक सुपर पावर बनने का है। तो अगर आप ने ये अपना लक्ष्य रखा है तो चीन इंडिया के साथ किसी भी काइनेटिक ऑपरेशन में या किसी भी डायरेक्ट लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। वो इंडिया को एंगेज करेगा और उसने पाकिस्तान को एक साउंड बोर्ड बना रखा है और वो पाकिस्तान को माली इमदाद और हथियारों की और वो सब उसको देता रहेगा, जिससे भारत की जो ट्रुप्स हैं वो एंगेज रहे। भारत ये समझता है, लेकिन भारत इस पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह की वारदातें होती रही हैं, देखिए वैसे हम सारी चीजें पता कर लेते हैं। जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं कि साहब वो फलाने स्टेशन पे उतरा, फिर उसने वहां से प्रेशर कुकर खरीदा, फिर उसने बॉम्ब बनाया, फिर उसने एक पान पराग वहां से खरीदा। तो ये सब चीजें पहले क्यों नहीं पता की जा सकती? ये चीजें हम अगर चलो ठीक है हम नहीं पता कर पाए, उसके बाद हम क्यों नहीं स्ट्राइक करते हैं? ओके। लेकिन जब तक आप स्ट्राइक नहीं करेंगे तब तक यही चलता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इन सब अब इसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाली जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, हमें इसको एक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। ओके, पॉइंट टेकन सर। तो हमारे साथ वेद भूषण साहब भी है, वो भी सुन रहे हैं इस पूरे वाक्य को। वेद भूषण साहब, आज जिस तरह से स्लीपर सेल्स को नैब किया गया है और ये प्रक्रिया आपने पहले भी कहा था कि ये लगातार चलते रहती है, ऐसे में अन्य स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और उन्हें लोकेट करने के क्या प्रोसेस होते हैं? हालांकि वो तो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, लेकिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू आइडेंटिफाई दो स्लीपर सेल्स और बाकी पुलिस यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्हें नैप करना? वेद भूषण साहब। देखिए कुणाल जी, ये बड़ा एक टिपिकल एक मैटर है, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई, क्योंकि वो अपने ही आदमी होते हैं, हिंदुस्तानी आदमी होते हैं। जिस तरह से JNK का बार बार जिक्र आ रहा है, JNK के अंदर लगातार जो अटैक्स बढ़े हैं,
JNK के अंदर जो लोकल शेल्टर उनको दिया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई करना लोकल पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तमाम अपने जो तरीके हैं, सीक्रेट तरीके हैं, उनसे इंटरसेप्शन करते हैं, उनसे तमाम इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, तमाम चीजों को एनालाइज किया जाता है इस पर्सपेक्टिव के अंदर, और एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से अब ये 14 अरेस्ट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से धारा 370 खत्म हुई है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी खलबली है, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी के अंदर तब्दील हो चुका है। तमाम जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पर पूरी तरह से एक तरह से कंट्रोल आप कह सकते हैं। तो JNK के जो हालात हैं अब बदल गए हैं, परंतु जब बर्फ पिघलती है, जब नॉर्मल हालात होते हैं, तो पाकिस्तान से पहले भी कोशिश करती रही है वो अपने आदमियों को यहाँ भेजते रहे, क्योंकि उनके हाइडआउट्स JNK के अंदर है और हमारे लोग उनकी मदद करते हैं उनको छिपने के लिए। कश्मीरी जो लोग हैं बिल्कुल उनको एक तरह से पूरा सपोर्ट करते हैं कि किसी भी तरह से वही स्थिति 370 से पहले की स्थिति आ जाए, वो उनके लिए एक सपना बनकर रह गई है। तो तमाम इस तरह की जो एक्टिविटीज है JNK के अंदर होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं। हालांकि इसमें आप देखेंगे पत्थरबाजी की जो एक सार्वजनिक एक कमी थी, 0% हो गया करीब करीब। आर्मी पर अटैक जरूर हो रहे हैं, परंतु जिस तरह से पहले रैम्पेंट थे उस तरह के अटैक्स नहीं है, और उनका एक जवाब भी दिया जाता है। उसमें जो टेररिस्ट हैं उनको भी गन डाउन किया गया है। तो ये तमाम, यदि टोटलिटी के अंदर ये तमाम चीजें देखी जाए तो ये फोर्सेस की एक हमारी कामयाबी भी है। हालांकि हमें काफी उसमें क्षति उठानी पड़ी है, हमारे जवान उसके अंदर शहीद हुए हैं, हमारी बहुत सारी जो ताकत है इन चीजों के अंदर जाया होती है, परंतु देश की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान की फौज, तमाम जो फौज है, हिंदुस्तान की जो पुलिस फोर्सेज हैं, अब जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, NIA, CBI, स्टेट पुलिस, तमाम अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान, बिल्कुल सही कहा सर आपने, हिंदुस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। और जैसे विनोद दत्ता साहब ने स्पष्ट कहा है कि डिप्लोमेसी अब कोई खास सॉल्यूशन दे नहीं सकता है, टिट फॉर टैट का वक्त आ गया है। तो इंडिया को कड़ा रुख अख्तियार करना होगा, और जिस तरह से स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं वो एक बेहद चिंता का विषय भी है, उसे भी टैकल करना होगा। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे दर्शकों को बताने और समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं और कैसे इन्हें रोका जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट के बाद क्या चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, क्योंकि लगभग 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, और उससे चुनौतीपूर्ण यह है कि आतंकवाद को कैसे कर्टेल किया जाए। आज हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।